नमस्कार साथियों, कलाम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम पढ़ रहे हैं भारत की राजव्यवस्था या इंडियन पॉलिटी, और इसके अंदर आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संसदीय व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो साथियों, अभी तक हमने क्या पढ़ा है। अगर हम बात करें भारत के संविधान की, तो भारत का संविधान क्या है? किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किन की चीज़ों का उल्लेख किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता है वैचारिक तत्वों का समावेश। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? वैचारिक तत्वों का समावेश होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? उस देश की जो संस्थाएं होती है, उस देश की जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं के बारे में उल्लेख किया जाता है। अगर हम भारत के संविधान की बात करें या जो हमारा RS मेन का जो सिलेबस लिखा हुआ है उसकी बात करें, तो सिलेबस में इसी प्रकार से लिखा हुआ है। सिलेबस में पहले लिखा हुआ है संविधान के वैचारिक तत्व। संविधान के क्या लिखे हुए हैं? वैचारिक तत्व। और इस वैचारिक तत्वों में हमारे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, वो लिखा हुआ है। उसके बाद में क्या लिखा है साथियों? जो फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में लिखा है, DPSP के बारे में लिखा है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में लिखा हुआ है। ये हमारे जो संविधान के जो वैचारिक तत्व हैं, इन वैचारिक तत्वों का हमने अध्ययन कर लिया है। उसके बाद में अगर हम सिलेबस में निगाहें डालें, तो सिलेबस में क्या लिखा है कि मेन के सिलेबस में क्या लिखा है? RS मेन में वहाँ पे लिखा है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, यानी कि संस्थागत फ्रेमवर्क। क्योंकि संविधान क्या है? संविधान के अंदर वैचारिक तत्व भी होते हैं और संविधान में क्या होती हैं? संस्थाएं भी होती हैं। तो सिलेबस भी उसी प्रकार से हमारा डिनोट किया गया है कि हमारे संविधान के कौन से संस्थागत फ्रेमवर्क है। अगर हम संस्थागत फ्रेमवर्क फर्स्ट की बात करें सिलेबस में, तो सिलेबस में क्या लिखा है? पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय व्यवस्था। क्या लिखा हुआ है? पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय व्यवस्था। उसके बाद में बात करें तो प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। उसके बाद में क्या लिखा है? प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। उसके बाद में अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है साथियों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद। किसके बारे में लिखा है? मंत्री परिषद के बारे में लिखा है। और उसके बाद में किससे संबंधित प्रोविजन है? संसद यानी कि पार्लियामेंट से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। संसद से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं। अगर हम प्री की बात करें, RS प्री की बात करें, तो प्री में किस प्रकार से सिलेबस लिखा हुआ है? प्री के अंदर लिखा हुआ है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राज व्यवस्था। क्या लिखा हुआ है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम। अब देखो साथियों, कोई भी जो व्यवस्था होती है वो व्यवस्था निर्वात में कार्य नहीं करती है। कोई भी अगर व्यवस्था होती है तो व्यवस्था निर्वात में नहीं कार्य करती है, अपितु व्यवस्था क्या होती है? जिस परिदृश्य में वो कार्य करती है उसके वो सामाजिक परिवेश से प्रभावित होती है। वो क्या होती है? वहाँ के आर्थिक परिवेश से प्रभावित होती है, वहाँ के सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होती हैं। तो सिलेबस में जो व्यवस्था शब्द लिखा हुआ है, इसका तात्पर्य है कि जो हमारी संसद है, वो संसद क्या होने वाली है? हमारी सामाजिक व्यवस्था से, हमारी आर्थिक व्यवस्था से और हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था से प्रभावित होने वाली है। तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। उसके बाद में अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद, और उसके बाद में बात करें तो संसद के बारे में लिखा हुआ है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर यहाँ और यहाँ के सिलेबस में अगर हम बात करें, कंपैरिजन की बात करें, तो यहाँ पे एक नई चीज ये लिखी हुई है, संसदीय व्यवस्था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पार्लियामेंट्री सिस्टम मेन के सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन प्री के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी साथियों, अगर हमें क्या समझना है, अगर भारत की शासन व्यवस्था को समझना है, अगर हमें संसद को समझना है, अगर हमें प्राइम मिनिस्टर को समझना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को समझना है और प्रेसिडेंट को समझना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि ये संसदीय व्यवस्था क्या है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उस पार्लियामेंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है, किस प्रकार ये, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके गुण क्या है, इसके अवगुण क्या है, उनको जानना पड़ेगा। तो एक तो साथियों यहाँ से अगर इनके बारे में अगर हमें एनालिसिस के तरीके से जानना है तो भी हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में जानना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे प्री के सिलेबस में लिख रखा है
संविधान की विशेषताएं, क्या लिखा हुआ है साथियों, संविधान की विशेषताएं। तो अगर हमारे संविधान की विशेषता की बात करें तो संसदीय व्यवस्था, हमने जो शासन प्रणाली के अंदर जो संसदीय व्यवस्था अपनाई है, वो संसदीय व्यवस्था क्या है, हमारे संविधान की एक विशेषता है। तो इसीलिए भी हमें क्या करना होगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम को पढ़ना होगा। तो आज की जो हम क्लास स्टार्ट करते हैं, वो आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं साथियों संसदीय व्यवस्था के बारे में, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। अब देखो, अगर हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम को पढ़ना है तो कुछ पहले जनरल चीजों को जान लेते हैं। जनरल चीजों को क्या जान लेते हैं कि सरकार क्या होती है, जनरल चीजें जान लेते हैं कि सरकार क्या चीज है। अगर हम बात करें सरकार की तो सैद्धांतिक आधार पर और व्यवहारिक आधार पर इनके बारे में बात कर लेते हैं। सैद्धांतिक आधार पर अगर हम बात करें सैद्धांतिक आधार पर, तो सैद्धांतिक आधार पर हम सरकारों को सरकार के 3 अंग होते हैं। सैद्धांतिक आधारों पर अगर हम बात करें तो सरकारों के कितने अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं। अर्थात ये हुआ कि 3 अंगों के मिलने से क्या बनती है, सरकार बनती है। 3 अंग कौन कौन से होते हैं, वो 3 अंग होते हैं विधायिका, नंबर 2 पे कार्यपालिका, और नंबर 3 की अगर बात करें तो न्यायपालिका। नंबर 3 पे कौन सा आ जाएगा साथियों, न्यायपालिका। अर्थात ये हुआ, अगर सरकार का शरीर तैयार करना है, अगर हमें सरकार का शरीर तैयार करना है तो सरकार का शरीर तैयार करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके अंदर ये 3 अंग लगाने होंगे। जैसे ही हम ये 3 अंग लगाएंगे तो सरकार का शरीर हम तैयार कर पाएंगे। विधायिका क्या कार्य करती है, लेजिस्लेचर क्या कार्य करती है साथियों, लेजिस्लेचर विधि के निर्माण का कार्य करती है। विधि निर्माण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, विधि निर्माण का कार्य किया जाता है विधायिका के द्वारा। कार्यपालिका क्या करती है, विधि को लागू करने का कार्य करती है। कार्यपालिका विधि को लागू करने का या एग्जीक्यूट करने का कार्य करती है। उसके बाद में न्यायपालिका क्या करती हैं, अगर विधि के निर्माण के दौरान या विधि के लागू के दौरान अगर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उन विवादों का क्या करती है, न्यायपालिका समाधान करती है, विवादों का समाधान करती है। इसके अलावा समय समय पर अगर संविधान की व्याख्या का मुद्दा हो, अगर हमें संविधान की व्याख्या का मुद्दा हो तो संविधान की व्याख्या भी किसके द्वारा की जाती है, संविधान की व्याख्या भी साथियों न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। अब देखो, अगर हमें विधायिका की बात करें तो हमारे संघ के स्तर पर अलग विधायिका है और राज्य के स्तर पर अलग विधायिका है। हमारे देश के अंदर संघ की विधायिका अलग है और राज्य की विधायिका अलग है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि साथियों भारत के अंदर संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, भारत के अंदर फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है। फेडरल सिस्टम का क्या तात्पर्य होता है, जिसके अंदर क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। शक्तियों का क्या होता है, विभाजन, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर। शक्तियों के विभाजन का क्या तात्पर्य हो गया, डिवीजन ऑफ पावर। क्वेश्चन ये राइज हुआ कि ये डिवीजन ऑफ पावर किस किस के बीच में होता है, ये डिवीजन ऑफ पावर होता है संघ के बीच में, यानी कि यूनियन के बीच में, और राज्य यानी कि स्टेट के बीच में, यानी कि संघ सरकार के बीच में और राज्य सरकारों के बीच में क्या होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। कौन कौन सी शक्तियों का विभाजन होता है, विधायिका की शक्तियों का विभाजन होता है, कार्यपालिका की शक्तियों का विभाजन होता है, और प्रशासन से संबंधित शक्तियां होती है उनका भी विभाजन होता है, और जो वित्तीय शक्तियां होती हैं उन वित्तीय शक्तियों का भी विभाजन होता है। तो ये संघीय व्यवस्था का और डिटेल से हम जब आगे फेडरल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे। लेकिन अभी इतना ध्यान में रखें कि संघीय शासन का क्या तात्पर्य होता है, जिसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। इसका तात्पर्य है कि देश के अंदर विधायिकाएं भी 2 होगी, एक संघ की विधायिका होगी और एक क्या होगी, राज्य की, एक संघ की विधायिका होगी, एक राज्य की विधायिका होगी। जो संघ की विधायिका होगी, संघ की विधायिका में क्या किसको इंक्लूड करेंगे, हम संसद को इंक्लूड करेंगे। और अगर राज्य की विधायिका होगी तो राज्य की विधायिका में क्या आ जाएगा, विधानमंडल आ जाएगा। राज्य की विधायिका में क्या आ जाएगा, विधानमंडल आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिकाएं भी 2 होगी, संघ सरकार अलग होगी और राज्य की सरकार अलग होगी। जैसे मोदी जी की सरकार अलग है और गहलोत जी की सरकार अलग है। लेकिन उसके अलावा अगर हम इसका एक और वर्गीकरण देखें तो हम कार्यपालिका को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक कार्यपालिका होती है राजनीतिक कार्यपालिका, एक कार्यपालिका कौन सी होती है, राजनीतिक कार्यपालिका होती है, और एक कार्यपालिका होती है साथियों प्रशासनिक कार्यपालिका।
अब देखो, राजनीतिक कार्यपालिका के मुख्य कौन होते हैं? जितने भी जो मंत्री होते हैं वो मंत्री क्या होते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका के मुख्य होते हैं। जबकि जो प्रशासनिक कार्यपालिका है उसके मुख्य कौन होते हैं? उसके होते हैं साथियों जितने भी जो सचिव होते हैं, जो कैबिनेट सचिव होते हैं, वो किसके मुख्य होते हैं? प्रशासनिक कार्यपालिका के मुख्य होते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका क्या करती है? राजनीतिक कार्यपालिका कार्य करती है शासन संचालन का। राजनीतिक कार्यपालिका क्या करती है? शासन संचालन का कार्य करती है। जबकि जो प्रशासनिक कार्यपालिका है वो किसका कार्य करती है? प्रशासन का कार्य करती है। और हमेशा ध्यान में रखें कि शासन के अंडर में ही क्या करता है, चलता है साथियों? प्रशासन चलता है। अगर शासन के अंडर में प्रशासन चलता है तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमेशा राजनीतिक कार्यपालिका के अंडर में कौन काम करती है? राजनीतिक कार्यपालिका के अंडर में प्रशासनिक कार्यपालिका काम करती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मंत्रियों के अंडर में कौन काम करेंगे साथियों? जितने भी सिविल सेवक होंगे वो मंत्रियों के अंडर में कार्य करेंगे, क्योंकि ऐसा क्या बोल रहा है? हमारा देश का संविधान बोल रहा है। उसके बाद में अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका क्या करती है? विवादों का समाधान करती है, संविधान की व्याख्या करती है। हमने जो न्यायपालिका की जो व्यवस्था अपनाई है, हमने न्यायपालिका की व्यवस्था अपनाई है एकीकृत न्यायपालिका। हमने किस प्रकार के जुडिशरी सिस्टम को अपनाया है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम को अपनाया गया है, एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया है। एकीकृत न्यायपालिका का तात्पर्य क्या हुआ कि हमारे सर्वोच्च स्तर पर कौन सा कोर्ट होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा। उसके बाद में राज्यों के स्तर पर कौन सा कोर्ट होगा? हाई कोर्ट होंगे। और देश के अंदर वर्तमान समय में 25 हाई कोर्ट हैं। और उसके बाद में जिला स्तर पर क्या होंगे साथियों? लोअर कोर्ट होंगे। और ये तीनों कोर्ट क्या होंगे? एकीकृत रूप में ऐसे जुड़े होंगे। एकीकृत रूप में क्या होंगे साथियों? जुड़े होंगे। जिस प्रकार से हमने देखा कि संघ की विधायिका अलग है, राज्य की विधायिका अलग है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे राज्य की न्यायपालिका अलग नहीं है और संघ की न्यायपालिका अलग नहीं है, अपितु क्या है? राज्य और संघ की न्यायपालिका एक ही है, अर्थात ये आपस में क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमारे देश के अंदर किस प्रकार की न्यायपालिका को अपनाया गया है? हमारे देश में साथियों एकीकृत न्यायपालिका को अपनाया गया है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम को अपनाया गया है। तो ये तो हमने देखा सैद्धांतिक आधार पर सरकारों के कितने अंग होते हैं, या सैद्धांतिक आधारों पर जो हम सरकार को समझते हैं। तो सैद्धांतिक आधार पर सरकार का क्या तात्पर्य? कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा क्या होता है? न्यायपालिका। अब अगर हम व्यवहारिक पक्ष की बात करें, अगर हम किसकी बात करें? सरकारों के व्यवहारिक पक्ष, यानी कि जो हम सरकार का व्यवहारिक पक्ष देखते हैं हमारे जीवन के अंदर, उसके अंदर किस किस को सम्मिलित किया जाता है? व्यवहारिक पक्ष में सरकार का तात्पर्य होता है साथियों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। व्यवहारिक पक्ष में सरकार का तात्पर्य होता है मंत्री परिषद। क्या होता है? मंत्री परिषद। और इस मंत्री परिषद में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? इस मंत्री परिषद में सम्मिलित होते हैं पीएम, इस मंत्री परिषद में सम्मिलित होते हैं कैबिनेट, और इस मंत्री परिषद के अंदर सम्मिलित कौन होते हैं? इस मंत्री परिषद में सम्मिलित होते हैं राज्य मंत्री, जिनके पास में क्या हो? स्वतंत्र प्रभार हो। और उसके अंदर क्या हो सकते हैं? केवल राज्य मंत्री। और उसके बाद में कौन से मंत्री साथियों? उप मंत्री। ये किसके अंदर सम्मिलित होते हैं? ये होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर सम्मिलित होते हैं। और जो सरकार होती है उस सरकार का जो व्यवहारिक पक्ष होता है, सरकार के व्यवहारिक पक्ष में के कौन आते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। एक बार इन मंत्रियों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि कैबिनेट मंत्री का क्या तात्पर्य होता है। देखो, कैबिनेट मंत्री वो मंत्री होता है, अगर मान लीजिए हम इसको ए नाम दें, कैबिनेट मंत्री वो मंत्री होता है जिसको क्या दिया जाता है? कोई मंत्रालय होता है और वो मंत्रालय का क्या होता है? मुख्य होता है। जैसे अगर मान लीजिए गृह मंत्रालय है, तो गृह मंत्रालय के जो मुखिया हैं या जो अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्ष कौन है? अमित शाह है। तो अमित शाह क्या हो गए साथियों? किस प्रकार के मंत्री हो गए? कैबिनेट मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री क्या होता है? अपने मंत्रालय का प्रमुख होता है या अपने मंत्रालय का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। और वो स्वतंत्र रूप से क्या करता है? उस मंत्रालय की जो गतिविधियां होती है उन गतिविधियों को संचालित करने का प्रयास करता है। उसके बाद में अगर हम बात करें राज्य मंत्री, राज्य मंत्री जिसके पास में क्या हो? स्वतंत्र प्रभार हो, स्वतंत्र प्रभार। अब देखो, जो हमारे देश के अंदर जो मंत्रालय होते हैं उन मंत्रालयों को भी अच्छे रूप में संचालित करने के लिए उसको क्या कर दिया जाता है साथियों? अनेक विभागों के अंदर विभाजित कर दिया जाता है। जैसे गृह मंत्रालय है तो गृह मंत्रालय के अंदर एक साथियों एक विभाग है राजभाषा से संबंधित। किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित विभाग है। तो अगर मान लीजिए
अगर मान लीजिए किसी मंत्री को किसका अध्यक्ष बना दिया जाता है, जो राजभाषा विभाग है उस राजभाषा विभाग का अध्यक्ष बना दिया जाता है, और वो राजभाषा विभाग से संबंधित जो कार्य होते हैं उनको करने के लिए अगर मान लीजिए स्वतंत्र होता है, तो उस कंडीशन में उस मंत्री को हम कौन सा मंत्री बोलेंगे? उस मंत्री को बोलेंगे राज्य मंत्री। उस मंत्री को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बोलेंगे। स्वतंत्र प्रभार का तात्पर्य होता है कि ये क्या होता है? विभागों का अध्यक्ष होता है। ये तो क्या होता है? मंत्रालय का अध्यक्ष होता है। ये उसके अंदर जो विभाग चलते हैं उस विभागों का अध्यक्ष है, और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए क्या होता है? स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। तो इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री है, उस कैबिनेट मंत्री के अधीन कौन होते हैं? उसी मंत्री के अधीन कार्य कौन करते हैं? ये राज्य मंत्री कार्य करता है। उसके बाद में अगर तीसरे नंबर मंत्री की बात करें, सी की बात करें, तो सी में क्या हो जाएगा साथियों? राज्य मंत्री। ये राज्य मंत्री क्या होगा? ए और बी, ये ए और बी दोनों के अंडर में कार्य करेगा जो राज्य मंत्री होगा। जिस प्रकार से अगर मान लीजिए कोई विभाग है तो इस राज्य मंत्री का कार्य क्या होगा? इस राज्य मंत्री का कार्य केवल ये होगा कि ये जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं और ये जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको क्या करेंगे? ये सहयोग प्रदान करेंगे। और उसके बाद में उप मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। ये उप मंत्री क्या करेगा? कैबिनेट मंत्री को, राज्य मंत्री को जो स्वतंत्र प्रभार वाला है या जो राज्य मंत्री है इनको क्या करेगा? सहयोग करेगा। अगर हम शक्ति के रूप में इनको क्या करें साथियों? एक पिरामिड से समझे तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास में होगी? ए, यानी कि कैबिनेट मंत्री के पास में होगी। उसके बाद में किसके पास में होगी? उसके पास में पावर होगी साथियों राज्य मंत्री के पास में। उसके बाद में केवल राज्य मंत्री के पास में, और डी में कौन सा आ जाएगा? उप मंत्री हो जाएगा। तो ए के अधीन बाकी सभी कार्य करते हैं, बी के अधीन कौन कार्य करते हैं? सी और डी कार्य करते हैं, सी के अधीन कार्य कौन करता है? डी कार्य करता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ए की सहायता करने के लिए कौन कौन से मंत्री हैं? बी, सी, डी सभी क्या करते हैं? ए की सहायता करने के लिए कार्य करते हैं। तो ये हमने क्या जान लिया है साथियों कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कौन कौन से मंत्री होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। और जो सरकार का जो व्यवहारिक पक्ष होता है, जो सरकार का व्यवहारिक पक्ष में हम किसको सम्मिलित करते हैं? सरकार के व्यवहारिक पक्ष में हम किसको सम्मिलित करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सम्मिलित करते हैं। ये तो हमने कुछ जनरल चीजें जानी है। अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है संसदीय व्यवस्था, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। उस पार्लियामेंट्री सिस्टम की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें यही सरकार, किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में, किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंदर जो सरकार होती है, और सरकार के दो अंग मुख्य रूप से जो विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर एवं कार्यपालिका, विधायिका एवं जो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं, इनकी जो शक्तियां हैं या इनके बीच में जो कार्य करना है या इनके बीच में जो संबंध है, उनके आधार पर किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंदर विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच में संबंधों के आधार, इनके बीच में हम संबंधों के आधार पर क्या कर सकते हैं? शासन प्रणालियों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। शासन प्रणालियों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर एक शासन प्रणाली की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली आ जाएगी। नंबर एक प्रणाली कौन सी है साथियों? संसदीय शासन प्रणाली। और नंबर दो की बात करें तो कौन सी शासन प्रणाली हो सकती है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। कौन सी शासन प्रणाली हो सकती है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली का मॉडल कहाँ पे चलता है? ब्रिटेन के अंदर चलता है। ब्रिटेन के अंदर कौन सा सिस्टम चलता है? संसदीय शासन प्रणाली चलती है। जबकि अगर हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यूएसए के अंदर कौन सी शासन प्रणाली चलती है? यूएसए के अंदर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली चलती है। तो क्या किया है साथियों कि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच में संबंधों के आधार पर, कौन कौन? विधायिका एवं कार्यपालिका में संबंधों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? शासन प्रणालियों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक प्रकार की जो शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली हो जाएगी, और दूसरी जो शासन प्रणाली है वो किस प्रकार की शासन प्रणाली हो जाएगी? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो जाएगी। ब्रिटेन के अंदर जो मॉडल चलता है वो कौन सा चलता है? संसदीय शासन प्रणाली का चलता है। जबकि यूएसए के अंदर जो मॉडल चलता है, यूएसए में कौन सा मॉडल चलता है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली चलती है। अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है, हमने कौन सा मॉडल एडॉप्ट किया साथियों? हमने संसदीय शासन प्रणाली को एडॉप्ट किया, जो कि कहाँ पे प्रचलित में था? ब्रिटेन के अंदर प्रचलन में था। अब हम समझते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली का तात्पर्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, और भारत के संविधान के अंदर कहाँ कहाँ पर उस प्रकार की विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं। तो संसदीय व्यवस्था, संसदीय
व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, या ऐसा भी लिख सकते हैं संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। अब देखो साथियों, संसदीय शासन प्रणाली का तात्पर्य है कि एक ऐसी व्यवस्था जो किसके द्वारा बनाई जा रही है, जो संसद के द्वारा बनाई जा रही है, या एक ऐसी शासन प्रणाली जो शासन प्रणाली किसके द्वारा क्रिएट की जा रही है, किसके द्वारा बनाई जा रही है, जो किसके द्वारा बनाई जा रही है, संसद के द्वारा बनाई जा रही है। तो उस शासन प्रणाली को हम कौन सी शासन प्रणाली बोलेंगे? संसदीय शासन प्रणाली बोलेंगे। इसका तात्पर्य ये हुआ क्योंकि इस प्रकार की जो शासन प्रणाली है वो किसके द्वारा बनाई जा रही है? संसद के द्वारा बनाई जा रही है। अतः इसके अंदर पावरफुल कौन रहने वाली है साथियों? संसद रहने वाली है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो संसद क्या होगा? संसद शक्ति का केंद्र, संसद शक्ति का केंद्र। तो संसदीय शासन प्रणाली की पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता ये है कि संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? संसद शक्ति के केंद्र के रूप में होती है। तो अब एक एक शब्दों को समझते हैं कि सबसे पहले तो इस संसद को समझते हैं कि संसद क्या है। अगर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम आर्टिकल 79 की बात करें, आर्टिकल 79 के अंदर क्या लिखा हुआ है? संसद के गठन के बारे में प्रोविजन है, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट लिखा हुआ है। अब देखो संसद में किस किस को सम्मिलित किया जाता है? संसद के अंदर किस किस? संसद में राष्ट्रपति, संसद के अंदर राष्ट्रपति एवं उसके दो सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इसको किसके अंदर सम्मिलित किया जाता है? इसको सम्मिलित किया जाता है साथियों पार्लियामेंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। एक चीज आपको यह ध्यान में रखनी है कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति क्या है? संसद का अंग है, संसद का सदस्य नहीं है। संसद का अंग है, संसद का सदस्य नहीं है। अब देखो राष्ट्रपति तो किसको डिनोट करता है? राष्ट्रपति डिनोट करता है कार्यपालिका को। राष्ट्रपति किसको डिनोट करता है? कार्यपालिका को। जबकि जो लोकसभा एवं राज्यसभा है वो किसको डिनोट करता है? वो विधायिका को या लेजिस्लेचर को डिनोट करता है। अब देखो अगर हम संविधान के कुछ आर्टिकल की बात करें या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो क्या लिखा है? अगर हमारे संविधान के आर्टिकल 52 की बात करें, अगर हमारे संविधान के आर्टिकल 52 की बात करें तो उसमें लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके बाद में आर्टिकल 53 की में क्या लिखा है कि संघ सरकार की जो कार्यपालिका शक्ति हैं या संघ सरकार की जो समुच्चय कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ सरकार की समुच्चय कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। उसके बाद में लिखा है कि राष्ट्रपति क्या करेगा? अपनी इन शक्तियों का प्रयोग, राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग या तो क्या करेगा? स्वयं करेगा, या राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं कर सकता है या क्या कर सकता है साथियों? या वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो क्या लिखा हुआ है? अगर हम बात करें आर्टिकल 53 में क्या लिखा है कि संघ सरकार की समुच्चय कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, और राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थों की सहायता से करेगा। यहां तक साथियों पिक्चर कंप्लीट नहीं हो रही है। अगर हमें पिक्चर को कंप्लीटली समझना है तो हमें हमारे देश के संविधान का एक आर्टिकल और रेफरेंस में लेना होगा। अगर हम बात करें आर्टिकल 74 का जो क्लोज फर्स्ट है उसमें क्या लिखा है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह एवं परामर्श देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। क्या लिखा है? आर्टिकल 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइज यानी कि सलाह एवं परामर्श देने के लिए क्या होगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यहां पे जो हमें कंफ्यूजन था कि राष्ट्रपति क्या अपनी पावर का स्वयं प्रयोग करेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से प्रयोग करेगा, तो आर्टिकल 74 स्पष्ट रूप से बोल रहा है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं करेगा, अपितु किसकी सहायता से करेगा? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सहायता से इन शक्तियों का प्रयोग करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये निकल रहा है, एक कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि राष्ट्रपति के अंदर हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उन राष्ट्रपति के पास में वास्तविक शक्तियाँ नहीं है, राष्ट्रपति के पास में वास्तविक शक्तियाँ नहीं है, अपितु वास्तविक शक्तियाँ किसके पास में है? वास्तविक शक्तियाँ हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास में।
हमारे देश में शासन संचालन की जो वास्तविक शक्तियां हैं वो वास्तविक शक्तियां तो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास में, जबकि राष्ट्रपति के पास में केवल क्या है साथियों, संवैधानिक शक्तियां हैं। केवल क्या है, संवैधानिक शक्तियां हैं। तो एक चीज तो हमने ये समझ लिया है कि राष्ट्रपति के बारे में हमने क्या पढ़ लिया है, आर्टिकल 52 पढ़ लिया है, आर्टिकल 53 पढ़ लिया है, आर्टिकल 74 पढ़ लिया है। उसके बाद में देखो साथियों, लोकसभा एवं राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा किसको डिनोट कर रही हैं, विधायिका को। ये कौन सी संस्था है, विधि निर्माण की संस्थाएं हैं। अब अगर हम आर्टिकल 79 को देखें तो 79 ये बोल रहा है कि संसद के अंदर को कौन कौन सम्मिलित होंगे, संसद के अंदर एग्जीक्यूटिव भी सम्मिलित होगी और संसद के अंदर लेजिस्लेचर भी सम्मिलित होंगी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भारत का जो संविधान है उसके अंदर कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में क्या है साथियों, शक्तियों का सम्मिलन है, शक्तियों का जुड़ाव है, फ्यूजन ऑफ पावर है, अर्थात इन दोनों की शक्तियां आपस में जुड़ी हुई हैं। आर्टिकल 79 ये बोल रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि 79 में क्या सम्मिलित है, एग्जीक्यूटिव भी शामिल है और लेजिस्लेचर भी शामिल है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारे देश के अंदर विधायिका एवं कार्यपालिका की शक्तियां आपस में जुड़ी हुई हैं, अर्थात हमारे देश में क्या है, शक्तियों का सम्मिलन है, शक्तियों का सम्मिलन या फ्यूजन ऑफ पावर, क्या बोल सकते हैं इसको, फ्यूजन ऑफ पावर, फ्यूजन ऑफ पावर। तो अगर हम बात करें संसदीय शासन प्रणाली की नंबर विशेषता 2 की, नंबर 1 संसदीय प्रणाली में क्या होगा, संसद शक्ति के केंद्र के रूप में होगा। अगर नंबर 2 की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, विधायिका की शक्तियां और कार्यपालिका की शक्तियों के बीच में जुड़ाव होता है, उनके बीच में क्या होता है, फ्यूजन होता है। अर्थात संसदीय शासन प्रणाली की नंबर 2 विशेषता यह है कि इसमें क्या होगा, शक्तियों का सम्मिलन होगा। तो अभी तक हमने ये देखा है कि संसद में कौन कौन सम्मिलित है, संसद में कार्यपालिका भी सम्मिलित है और विधायिका भी सम्मिलित है। अब हम इसको देखते हैं कि संसद किस प्रकार से शक्ति के केंद्र के रूप में है, शक्ति के केंद्र के रूप में संसद किस प्रकार से। तो संसद शक्ति के केंद्र के रूप में, केंद्र के रूप में अभी हम साथियों जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, कॉन्सेप्चुअल पार्ट को पढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिए। तो संसद शक्ति के केंद्र के रूप में कैसे हैं। अगर हम बात करें हमारे देश की जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना क्या बोलती है कि हमने किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई है, हमने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई है। और लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जो शक्तियां होती हैं वो शक्तियां किसके पास में होती है, जनता के पास में होती हैं। और हमारी जो प्रियम्बल भी बोल रही है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, इसका तात्पर्य है कि जो हमारा देश में जो शासन चलेगा किनका चलेगा, हम भारत के लोगों को चलेगा, हम भारत के लोग। अब देखो साथियों, क्या 130 करोड़ देशवासी कहीं पे एक स्थान पे बैठ के कानून बना सकते हैं क्या 130 करोड़ देशवासी मिलकर सरकार चला सकते हैं क्या? तो एक साथ इतनी जनसंख्या शासन व्यवस्था का संचालन नहीं कर सकती है। तो इसका तात्पर्य है कि हमें कोई ना कोई वैकल्पिक मार्ग ढूंढना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, कोई ना कोई वैकल्पिक मार्ग देखते हैं। तो अगर 130 करोड़ देशवासी क्या नहीं कर सकते हैं, शासन संचालन एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या करे, अपनी शक्तियों को किसी अपने जनप्रतिनिधि को डिलीवर कर दे और फिर वो जनप्रतिनिधि क्या करने का प्रयास करे साथियों, शासन करने का कार्य करे। एक मार्ग ये भी हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम भारत के लोग क्या करते हैं, अपनी जो शक्तियां होती है उन शक्तियों को किसको डिलीवर करते हैं, जनप्रतिनिधियों को। किसको डिलीवर करते हैं साथियों, जनप्रतिनिधियों को। किसकी सहायता से, निर्वाचन की सहायता से। हम निर्वाचन की सहायता से हम भारत के लोग क्या करते हैं, अपनी शक्तियों को डेलीगेट करते हैं, अपनी शक्तियों को क्या करते हैं, प्रत्यानियोजित करते हैं। क्या करते हैं, प्रत्यानियोजित करते हैं या ट्रांसफर करते हैं। किसको ट्रांसफर करते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों को ट्रांसफर करते हैं। और ये जनप्रतिनिधि क्या करते हैं साथियों, ये जाके बैठते हैं संसद में। ये कहाँ पे बैठते हैं, संसद में बैठते हैं। तो संसद में ये लोग कुछ लोकसभा में भी चले जाएंगे और कुछ कहाँ पे चले जाएंगे साथियों, राज्यसभा में चले जाएंगे। अगर यहाँ पे हम जो रेफरेंस के रूप में मुख्य रूप से जो यूज लेंगे वो किसके रूप में यूज लेंगे साथियों, लोकसभा को यूज में लेंगे। तो अगर हम बात करें तो फिर जो लोकसभा के अंदर, जो सदन लोकसभा के अंदर जो राजनीतिक पार्टी
लोकसभा के अंदर क्या होगी, बहुमत में होगी, तो बहुमत वाली पार्टी क्या करेगी, सरकार बना लेगी। जो बहुमत दल है वो बहुमत दल क्या करेगा, सरकार का गठन कर लेगा। बहुमत दल क्या कर लेगा, सरकार का गठन कर लेगा। और जो अल्पमत पार्टी है, जो अल्पमत में है, वो क्या करेगी साथियों, विपक्ष के रूप में बैठ के कार्य करेगी, अर्थात वो जो सत्ता पक्ष है उस पर हमेशा निगरानी रखने का प्रयास करेगी। क्या हमने वेन डायग्राम, हमने क्या चार्ट बनाया है कि जो भारत के लोग हैं, वो भारत के लोग क्या करते हैं, अपनी विल को, अपनी इच्छा को, अपनी शक्ति को किसको ट्रांसफर करते हैं, जनप्रतिनिधियों को ट्रांसफर करते हैं। सिंपल भाषा में समझे कि हम वोट की सहायता से क्या करते हैं साथियों, वोट की सहायता से हम हमारी जो शक्ति है या जो हमारी इच्छा है वो हमने हमारे जो एमएलएज हैं, हमारे जो एमपीज हैं उनको ट्रांसफर कर दी है। वो एमपीज जाके कहाँ पे बैठते हैं, संसद में बैठते हैं। यानी मुख्य रूप से यहाँ पे समझने के लिए मान लो कि लोकसभा में जाके बैठेंगे, तो लोकसभा में जाके बैठेंगे तो वो लोकसभा में क्या होगा साथियों, जो राजनीतिक पार्टी क्या होगी, बहुमत में होगी, वो क्या करेगी, सरकार का गठन कर लेगी। और जो राजनीतिक पार्टी किस में होगी, अल्पमत में होगी, वो कहाँ पे जाके बैठ जाएगी, विपक्ष में बैठ जाएगी। अब देखो, जो बहुमत के अंदर जो पार्टी बनी है, जो सरकार बनी, ये सरकार क्या होगी, सामूहिक रूप से, ये सरकार क्या होगी, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व किसके प्रति होगी, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और जो ये हमारे जनप्रतिनिधि है, ये जनप्रतिनिधि किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, ये भारत की जनता के प्रति क्या होंगे, उत्तरदायी होंगे। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि सत्ता का फ्लो तो ऐसे हो रहा है कि जनता ने सत्ता दी जनप्रतिनिधियों को, और जनप्रतिनिधियों ने सत्ता किसको दे दी, कार्यपालिका को या सरकार को दे दी। और जबकि जो उत्तरदायित्व का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो क्या है कि सरकार किसके प्रति उत्तरदायी है, संसद के प्रति उत्तरदायी है। और संसद किसके प्रति उत्तरदायी है, संसद के जो सदस्य हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी हैं, वो भारत की जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। तो अगर हम यहाँ से फिर से कॉन्सेप्ट निकालने का प्रयास करें तो कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि जो भारत के अंदर जो कार्यपालिका का जो जन्म होता है या जो कार्यपालिका का जो स्रोत है वो कहाँ से निकलती है, वो निकलती है साथियों विधायिका से। वो कहाँ से निकलती है, विधायिका से ही कार्यपालिका का गठन होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि साथियों जो अमित शाह अगर मान लीजिए सरकार के रूप में कार्य कर रहे हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो अमित शाह क्या है, सांसद भी हैं और क्या है, कार्यपालिका के सदस्य भी हैं। उसी प्रकार मोदी जी की बात करें तो मोदी जी क्या है साथियों, विधायिका के पार्ट भी हैं, वाराणसी से क्या है, सांसद भी हैं। इसके अलावा वो कार्यपालिका के भी भाग हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर ये विधायिका है तो उस विधायिका में ही क्या होगी, कार्यपालिका होगी। क्योंकि भारत के अंदर अगर कोई भी मंत्री बनना चाहता है तो उस मंत्री को क्या होना होगा, संसद का सदस्य बनना ही पड़ेगा, उसको संसद का सदस्य बनना ही पड़ेगा। इसका तात्पर्य यह हो गया कि विधायिका से ही किसका गठन हो रहा है, कार्यपालिका का गठन हो रहा है। तो फिर से अभी हमने देखा था कि क्या होता है, फ्यूजन ऑफ पावर। फ्यूजन ऑफ पावर क्यों, फ्यूजन ऑफ पावर क्यों है, क्योंकि मतलब संसदीय प्रणाली के अंदर फ्यूजन ऑफ पावर क्यों है, क्योंकि जो हमारी कार्यपालिका का गठन होता है वो कार्यपालिका का गठन किस में से होता है, संसद में से होता है, विधायिका में से होता है। अब देखो इसके अलावा यहाँ पे एक दो कॉन्सेप्ट हम ये भी जान लेते हैं कि अगर हम बात करें कि भारत के अंदर किस प्रकार का लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया है, तो ये चार्ट ये बताता है कि जनता डायरेक्ट रूप से शासन नहीं कर रही है, अपितु अपनी इच्छा को क्या कर रही है साथियों, अपने जनप्रतिनिधियों को ट्रांसफर कर रही है। तो भारत के अंदर किस प्रकार का लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने किस प्रकार का लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष में भी कौन सा लोकतंत्र अपनाया है साथियों, जनप्रतिनिधित्व है। अगर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो उसमें ही हमने कौन सा लोकतंत्र अपनाया है, जनप्रतिनिधित्व, संसदीय प्रणाली। जनप्रतिनिधित्व कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है, हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, हमने जनप्रतिनिधित्व लोकतंत्र को अपनाया है, हमने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया है। अब हम क्या करते हैं, संसदीय प्रणाली की अगली विशेषता की बात करते हैं कि हमने यहाँ पे देखा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होगी, संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो हम ये देखते हैं कि ये सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल, सामूहिक उत्तरदायित्व। अब देखो इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर्स हैं,
अगर हम बात करें संसदीय शासन प्रणाली की, संसदीय शासन प्रणाली की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है साथियों? संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत की पालना की जाती है। कौन से सिद्धांत की पालना की जाती है? सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत की पालना की जाती है। तो सामूहिक रूप से कौन उत्तरदायी होंगे? सामूहिक रूप से कौन उत्तरदायी होंगे? तो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे जो कार्यपालिका के जो सदस्य हैं, अर्थात जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो क्या होंगे? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर हम किस किस को सम्मिलित कर सकते हैं? पीएम इसके अंदर आ जाएगा साथियों, और कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये सभी किसके अंदर आ जाएंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद में कि ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? ये होंगे लोकसभा के प्रति। ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अगर हम बात करें हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 75 का जो क्लोज 3 है, उसके अंदर ये लिखा है कि जो हमारी मंत्री परिषद है वो मंत्री परिषद क्या होगी? सामूहिक रूप से। मंत्री परिषद क्या होगी? सामूहिक रूप से क्या होगी? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका तात्पर्य है कि ये आर्टिकल साथियों केवल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ये आर्टिकल आपको ये बता रहा है कि हमारे देश के अंदर कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली को इसलिए अपनाया गया है क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में की सबसे मुख्य विशेषता क्या होती है? सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत अपनाया जाता है। उसी प्रकार से अगर हम 164 क्लोज 2 यानी कि 164 का जो क्लोज 2 है उसमें को बात की जाए तो जो राज्य की मंत्री परिषद होती है, वो राज्य की मंत्री परिषद क्या होती है? वो राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। अर्थात जो निम्न सदन होते हैं उन निम्न सदन के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि इनका गठन किसके द्वारा किया जाता है? इनका गठन लोकसभा के द्वारा किया जाता है। और अगर राज्य की मंत्री परिषद की बात करें तो राज्य की मंत्री परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? उसका गठन विधानसभा के द्वारा किया जाता है। तो जिनसे वो बने हुए हैं उनके प्रति वो क्या होंगे? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। अब देखो, अगर हमें प्री के अंदर हमें लिखना है तो प्री में हम यही लिखेंगे, हम प्री के अंदर हमें क्या मानना है कि ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे और ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। लेकिन ऑप्शन में अगर लोकसभा और विधानसभा नहीं दे रखा है, अर्थात केवल संसद दे रखा है, तो फिर केवल संसद वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखो इसका तात्पर्य क्या है? सबसे मुख्य रूप से ये जानते हैं कि सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व जो चीज है उसका मीनिंग क्या है। नंबर एक ये है कि देश के अंदर शासन संचालन के लिए जितने भी जो डिसीजन लिए जाएंगे, देश के अंदर शासन संचालन के लिए जितने भी जो डिसीजन लिए जाएंगे, जो निर्णय लिए जाएंगे, वो क्या लिए जाएंगे साथियों? सामूहिक रूप से लिए जाएंगे। वो क्या लिए जाएंगे? निर्णय हमेशा सामूहिक रूप से लिए जाएंगे। और ये निर्णय किसके द्वारा लिए जाएंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा लिए जाएंगे। एक व्यक्ति के द्वारा निर्णय नहीं लिया जाएगा, अपितु निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा लिया जाएगा। सैद्धांतिक पक्ष साथियों यही है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक पक्ष की बात करें तो व्यवहारिक पक्ष में क्या होता है कि कुछ जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री ही क्या मिलकर क्या कर लेते हैं? निर्णय ले लेते हैं। सैद्धांतिक पक्ष क्या बोलता है कि देश के अंदर शासन संचालन से जितने भी जो निर्णय हैं वो किसके द्वारा लिए जाएंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा लिए जाएंगे। लेकिन व्यवहारिक पक्ष की अगर बात करें तो व्यवहार में जो कैबिनेट के जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट के मंत्री ही क्या कर लेते हैं साथियों? निर्णय ले लेते हैं। उसके बाद में अगर एक बार निर्णय कैबिनेट के द्वारा ले लिया गया या जो मंत्री परिषद है उस मंत्री परिषद के द्वारा ले लिया गया तो कोई भी जो मंत्री परिषद का सदस्य है वो सार्वजनिक रूप में यानी कि पब्लिक क्षेत्र के अंदर उस निर्णय से असहमति प्रकट नहीं कर सकता है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा या कुछ कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा क्या कर लिया गया है, किसी भी प्रकार का शासन संचालन के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय ले लिया गया है, तो उसके बाद में कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो सदस्य है वो उस निर्णय से सार्वजनिक रूप में क्या नहीं कर सकता है? असहमति व्यक्त नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए वो उस निर्णय से असहमत नहीं होता है, उस निर्णय से सहमत नहीं होता है, तो उस कंडीशन में वो क्या कर सकता है? त्याग पत्र भी दे सकता है। तो
इसका तात्पर्य ये हुआ कि निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाएगा और उस निर्णय का जो बचाव है वो बचाव भी क्या किया जाएगा, सामूहिक रूप से किया जाएगा। सभी मंत्रिपरिषद के सदस्य उस निर्णय का क्या करेंगे, बचाव करेंगे। जिस प्रकार से एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, अगर हम बात करें डिमोनेटाइजेशन की बात करें, विमुद्रीकरण की बात करें, तो विमुद्रीकरण का जो निर्णय लिया गया वो कुछ ही कैबिनेट के मंत्रियों के द्वारा लिया गया, लेकिन फिर भी देश के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किसी भी सदस्य ने पब्लिक स्पेयर में यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र में उसकी आलोचना नहीं की, अपितु उस पर क्या की, सहमति प्रकट की। तो यही तात्पर्य होता है कि सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाएगा और उस निर्णय का सामूहिक रूप में बचाव किया जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, इसका तात्पर्य यह होता है कि जो हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, जो सरकार होती है, वो सरकार तब तक कार्य करती रहती है जब तक लोकसभा को उस पर क्या हो साथियों, विश्वास हो, जब तक लोकसभा को सरकार पे विश्वास हो। अगर मान लीजिए लोकसभा को सरकार के प्रति विश्वास नहीं रहा है तो उस कंडीशन में वो क्या करती है, लोकसभा क्या करती है, सरकार के विरुद्ध क्या लेके आ सकती है, अविश्वास प्रस्ताव लेके आ सकती है। और जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा तो सरकार क्या हो जाएगी साथियों, चली जाएगी और उसके स्थान पर दूसरी सरकार का गठन करना होगा। तो अगर मान लीजिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, पूरी सरकार चली जाती है, यानी कि वो सामूहिक रूप में क्या होंगे साथियों, चले जाएंगे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो हमारी जो सरकार है यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो सदस्य हैं वो साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। साथ साथ तैरने का तात्पर्य हुआ कि सभी मिलकर क्या करते हैं, सरकारों का संचालन करते हैं, और अगर उनके विरुद्ध क्या हो गया, अविश्वास प्रस्ताव हो गया, तो उस कंडीशन में सभी क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे, अर्थात सभी क्या हो जाएंगे साथियों, डूब जाएंगे। उसके अलावा अगर मान लीजिए संसद के अंदर कार्रवाई चल रही है, संसद में क्या हो रही है, कार्रवाई चल रही है, और किसी एक मंत्री के विरुद्ध अगर मान लीजिए क्या हो जाता है, मतदान हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में समझिए बजट सेशन चल रहा है और मान लीजिए बजट प्रस्तुत किया जा रहा है और उसमें से कोई वित्त मंत्री द्वारा एक मांग की जाती है और उस मांग को पारित नहीं किया जाता है, अर्थात ये हुआ कि उस मंत्री के विरुद्ध में क्या हो गया है, मतदान हो गया है। तो उस कंडीशन में एक मंत्री के अगर विरुद्ध में मतदान हो गया तो इसका तात्पर्य ये माना जाएगा कि लोकसभा को अब सभी मंत्रियों पर विश्वास नहीं रहा है। उस कंडीशन में जो लोकसभा है वो क्या करेगी साथियों, अविश्वास प्रस्ताव लेके आ जाएगी और पूरी सरकार को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है, सब सरकार को क्या कर सकती है, ध्वस्त कर सकती है। तो इसीलिए इसमें क्या माना जाता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व है। किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंदर उत्तरदायित्व की भावना होती है, लेकिन यहाँ पे जो विशेषण लगा हुआ है, विशेषण कौन सा है, सामूहिक लगा हुआ है। सामूहिक लगा होने का तात्पर्य है कि निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाएगा, उस निर्णय का बचाव भी सामूहिक रूप से किया जाएगा, और जो अविश्वास प्रस्ताव है वो सभी मंत्रियों के विरुद्ध आएगा। और अगर एक मंत्री के विरुद्ध अगर मतदान हो जाता है तो उसके बाद में ये मान लिया जाएगा कि पूरी मंत्री परिषद पर लोकसभा को क्या नहीं रहा है, विश्वास नहीं रहा है, तो पूरी मंत्री परिषद पर क्या लेके आया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव लेके आया जा सकता है। तो सामूहिक रूप से होने का तात्पर्य है कि जो मंत्री परिषद होती है वो साथ साथ तैरती है, अर्थात साथ साथ शासन संचालन का कार्य करती है और साथ साथ क्या होती है, डूबती है। ये हमने समझ लिया सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता को। उसके बाद में इसमें क्या चलता है साथियों, एक प्रतिदिन का उत्तरदायित्व का कॉन्सेप्ट और है। प्रतिदिन उत्तरदायित्व, प्रतिदिन का उत्तरदायित्व, प्रतिदिन का उत्तरदायित्व का क्या तात्पर्य है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो कि प्रतिदिन का उत्तरदायित्व कैसे सुनिश्चित किया जाता है, कैसे सुनिश्चित किया जाता है। अब देखो हमारी जो संसद होती है वो संसद तो वर्ष भर की बात करें तो 3 सत्र आयोजित करती है, अर्थात ये हुआ कि 365 दिन तक कार्य नहीं करती है। अगर संसद 365 दिन तक कार्य नहीं करती है तो फिर हम प्रतिदिन का उत्तरदायित्व किस प्रकार से सुनिश्चित करते हैं। तो प्रतिदिन का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाता है, उसके लिए किया जाता है संसदीय समितियों का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है, संसदीय समितियों का गठन किया जाता है। और ये संसदीय समितियां क्या होती है साथियों, 365 दिन काम करती है, अर्थात इस संसदीय समितियों की सहायता से क्या किया जाता है, जो हमारी कार्यपालिका है उस कार्यपालिका का प्रतिदिन का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाता है, प्रतिदिन का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि प्रतिदिन का जो उत्तरदायित्व होता है उसका तात्पर्य क्या है, उसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि हमारे संविधान के अंदर
हमारे संविधान के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं यानी कि जो मंत्री परिषद होते हैं और जो पीएम होते हैं, इनका कोई कार्यकाल सुनिश्चित नहीं किया गया है। हमारे संविधान में मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री का कोई कार्यकाल सुनिश्चित नहीं किया गया है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि 365 दिन के अंदर उनको कभी भी क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। कब समाप्त किया जाएगा? तब समाप्त किया जा सकता है जब लोकसभा को क्या ना रहे, मंत्रियों में विश्वास नहीं रहे, अर्थात जब लोकसभा को ये लगे कि इन मंत्री परिषद का गठन हमने जिन उद्देश्यों के लिए किया गया था उन उद्देश्यों का संचालन अगर इनके द्वारा अच्छे से नहीं किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में लोकसभा क्या लेके आ सकती है, उनके विरुद्ध में क्या लेके आ सकती है, अविश्वास प्रस्ताव लेके आ सकती है और उसको क्या कर सकती है साथियों, समाप्त कर सकती है। तो संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता ये भी हो गई कि यहाँ पे क्या होता है, प्रतिदिन का उत्तरदायित्व होता है। इसका तात्पर्य है कि सरकारों को 365 दिन दौड़ना पड़ता है, उनको समय समय पर संसदीय समितियों को अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है, सरकारों को समय समय पर मीडिया में बताना पड़ता है और ग्राउंड लेवल पर उनको कार्य करना पड़ता है। क्यों उनका कार्यकाल क्या नहीं है साथियों, सुनिश्चित नहीं है? सुनिश्चित इसलिए नहीं है क्योंकि कभी भी क्या कर सकती है संसद या लोकसभा उनको क्या कर सकती है साथियों, घर पे भेज सकती है। उसके बाद में जो संसदीय शासन की अगली विशेषता है वो है कैबिनेट शासन। संसदीय शासन व्यवस्था को हम कैबिनेट शासन व्यवस्था भी बोलते हैं। तो कैबिनेट शासन व्यवस्था का क्या तात्पर्य है? कैबिनेट शासन व्यवस्था का तात्पर्य है कि भारत के अंदर जो मतलब संसदीय व्यवस्था में जो शासन होता है वो एक टीम का शासन होता है। क्या होता है? एक टीम का शासन होता है, एक समूह का शासन होता है। इसका उल्टा क्या हो गया? इसका उल्टा ये हो गया कि कैबिनेट शासन में एक व्यक्ति का शासन ही होता है। कैबिनेट शासन में एक व्यक्ति का शासन नहीं होता है, अपितु कैबिनेट शासन में क्या होता है, एक टीम का शासन होता है। कैबिनेट शासन में क्या होता है, एक समूह का शासन होता है। तो पूरी टीम मिलकर क्या करती है साथियों, कार्य करती है। जिस प्रकार से इंडिया की जो क्रिकेट टीम है वो क्रिकेट टीम पूरी मिलकर 11 खिलाड़ी मिलकर क्या करते हैं साथियों, खेल खेलते हैं। उसी प्रकार से जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, अगर संघ की बात करें तो उसके अंदर मान लीजिए 82 क्या है मिनिस्टर्स है, तो ये सभी मिलकर क्या करते हैं साथियों, शासन संचालन की जो प्रणाली है उसका खेल खेलते हैं। तो कैबिनेट शासन में क्या होता है, शासन एक व्यक्ति में नहीं होता है, अपितु जो शासन होता है वो शासन की बागडोर किसमें होती है, एक टीम में होती है। शासन की बागडोर किसमें होती है, समूह के अंदर होती है। वो पूरा समूह मिलकर क्या करता है, कार्य करता है। अब देखो साथियों, ये भारतीय शासन प्रणाली के अंदर, भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली या कैबिनेट शासन किस लिए महत्वपूर्ण है, एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति के अंदर साथियों शक्तियां होती, तो वो व्यक्ति क्या होता, किसी एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता, वो व्यक्ति किसी एक भाषा का प्रतिनिधित्व करता, वो व्यक्ति क्या होता, किसी एक धर्म का प्रतिनिधित्व करता, एक लिंग का प्रतिनिधित्व करता। लेकिन हमने क्या किया है, एक टीम का शासन अपनाया है, हमने कैबिनेट शासन अपनाया है। जब हमने कैबिनेट शासन या टीम का शासन अपनाया है, इसका तात्पर्य क्या है कि हमारे लगभग 82 मिनिस्टर्स हैं। तो साथियों उनका क्षेत्र अलग है, कोई उत्तर भारत से है, कोई दक्षिण भारत से है, कोई पूर्व भारत से है, कोई पश्चिम भारत से है। अगर उनका बात करें, उनकी भाषाएं अलग हैं, उनकी भाषाएं क्या है साथियों, अलग अलग है। उनका लिंग क्या है, अलग अलग है। अर्थात महिलाओं को भी क्या दिया गया है साथियों, शासन संचालन के अंदर भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मंत्री हैं साथियों, वो मंत्री के अंदर अलग अलग धर्मों के लोगों का भी समावेशन किया जाता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो कैबिनेट का शासन है, वो कैबिनेट का शासन भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी सहायता से जो भारत की विविधता है, उस विविधता का हम क्या कर सकते हैं, समायोजन कर सकते हैं। विविधता का क्या कर सकते हैं, समायोजन कर सकते हैं। तो ये संसदीय शासन प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट शासन प्रणाली भी बोलते हैं। कैबिनेट शासन प्रणाली इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो शासन का संचालन किया जाता है एक टीम के द्वारा किया जाता है, एक समूह के द्वारा किया जाता है। अगली इसकी अगर हम विशेषता की बात करें संसदीय शासन प्रणाली की, अगली विशेषता है इसमें प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या होता है साथियों, समकक्षों में प्रथम। प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम, यानी फर्स्ट एमंग इक्वल। समान लोगों के बीच में क्या होता है, प्रधानमंत्री का पहला स्थान होता है। अभी तो देखो, हमने अभी तो देखा क्या कि संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, कैबिनेट का शासन होता है और पूरी टीम के रूप में काम करती है। मान लीजिए ये पूरी टीम के रूप में काम कर रही हैं, लेकिन उस टीम में भी साथियों एक व्यक्ति क्या होगा, उस टीम का कैप्टन होगा।
एक व्यक्ति क्या होगा, उस टीम का जो कैप्टन होगा, उस कैप्टन का क्या नाम होगा साथियों, प्रधानमंत्री होगा। कैप्टन का क्या नाम होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री क्या है, सभी मंत्रियों के बराबर है। प्रधानमंत्री क्या है, सभी मंत्रियों के बराबर है, लेकिन समकक्षों में ही क्या है, प्रथम है, फर्स्ट एमंग इक्वल। ये प्रधानमंत्री की भूमिका ऐसी क्यों है साथियों, क्योंकि प्रधानमंत्री ही क्या करता है, जितने मंत्रालय होते हैं उन मंत्रालयों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अर्थात प्रधानमंत्री ही ये सुनिश्चित करता है किसको कौन सा मंत्रालय देना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री क्या कर सकता है, मंत्रालयों में फेरबदल भी कर सकता है, अर्थात मंत्रियों में फेरबदल भी कर सकता है, किसी मंत्री का त्यागपत्र भी मांग सकता है। और क्या करता है प्रधानमंत्री, विभिन्न मंत्रालयों के बीच में क्या करता है, समन्वय करता है। इसीलिए क्या माना गया है, प्रधानमंत्री को क्या माना गया है, समकक्षों में प्रथम माना गया है। हालांकि संसदीय व्यवस्था में कैबिनेट शासन होता है, पूरी टीम के रूप में मिलकर कार्य करते हैं, लेकिन टीम का कैप्टन कौन है साथियों, प्रधानमंत्री क्या है, टीम का कैप्टन है, जो क्या करेगा, पूरी टीम में अच्छे से कोऑर्डिनेट करेगा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसको कौन सा मंत्रालय देना है। अगली विशेषता की बात करें तो अगली विशेषता में हम देख सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, दोहरी कार्यपालिका होती है। क्या होती है, दोहरी कार्यपालिका होती है। दोहरी कार्यपालिका का क्या तात्पर्य है, यानी कि दो कार्यपालिकाएं कार्य करती हैं। कौन कौन सी कार्यपालिका काम करती हैं, एक कार्यपालिका है नामात्र कार्यपालिका, एक कार्यपालिका है वास्तविक कार्यपालिका। जो नाम मात्र की कार्यपालिका है इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इनको क्या बोलते हैं, संवैधानिक प्रधान बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रधान बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वास्तविक प्रधान या प्रशासनिक प्रधान, या क्या बोल सकते हैं, प्रशासनिक प्रधान बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्र का अध्यक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्र का अध्यक्ष बोलते हैं। जबकि इसको क्या बोल सकते हैं हम, शासन का अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, शासना अध्यक्ष भी बोल सकते हैं। देखो भारत के अंदर क्या है साथियों, भारत के अंदर हम बात करें नामात्र का प्रधान या संवैधानिक प्रधान या राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये होगा साथियों राष्ट्रपति। ये कौन होगा, राष्ट्रपति। लेकिन भारत के अंदर वास्तविक प्रधान की बात करें या जो शासन का अध्यक्ष होगा, ये शासन का अध्यक्ष कौन होगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो टीम है, उस टीम का जो अध्यक्ष है साथियों, वो अध्यक्ष कौन है, वो पीएम है। अर्थात देश के अंदर जो शासन का अध्यक्ष है, वो शासन का अध्यक्ष तो कौन होता है, पीएम होता है। जबकि जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, वो राष्ट्र का अध्यक्ष क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। क्योंकि लिखा है, अभी मैंने शुरू में आपको बताया कि अगर हम आर्टिकल 53 की बात करें या आर्टिकल 74 की बात करें, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, यहाँ पे क्या लिखा था कि संघ की समुच्चय कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थों की सहायता से पूर्ण करेगा। लेकिन आर्टिकल 74 में क्या है कि राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइस देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। इसका तात्पर्य है मंत्री परिषद तो क्या हो गई, वास्तविक कार्यपालिका हो गई। जबकि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति क्या है साथियों, नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में है। तो ये हमने देख लिया है, ये हमने क्या देख लिया है साथियों, संसदीय शासन प्रणाली जो भारत के अंदर अपनाई गई है उसकी मुख्य रूप से कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हमने जान लिया है। अब देखो, हालांकि साथियों हमें जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है, उस अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से हमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन कभी भी मेंस के अंदर हमें जब कंपैरिजन करना होता है कि संसदीय शासन प्रणाली में से और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में से बेटर कौन सी है, या दोनों को जब हम कंपैरिजन करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो क्लियरिटी और आ जाएगी। तो उसके लिए देख लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में हमने नंबर 1 पे क्या देखा था कि जो शक्ति का केंद्र होता है, वो शक्ति का केंद्र क्या होता है, राष्ट्रपति। संसद क्या होता है, शक्ति का केंद्र होता है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति का केंद्र क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। शक्ति का केंद्र क्या होता है साथियों, राष्ट्रपति होता है। क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंदर जो शासन का अध्यक्ष और जो संविधान का अध्यक्ष है, दोनों ही अध्यक्ष कौन होते हैं साथियों, राष्ट्रपति होते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पे किस प्रकार की
का कॉन्सेप्ट चलता है, एकल कार्यपालिका का कॉन्सेप्ट चलता है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में क्या चल रहा था, दोहरी कार्यपालिका का कॉन्सेप्ट चल रहा था। और वहां पे क्या था साथियों, जो शक्तियां थी वो शक्तियां किसके पास में थी, संसद के पास में थी, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्तियां किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में है। नंबर 2 पे वहां पे हमने देखा था कि वहां पे शक्तियों का क्या होता है, फ्यूजन होता है, अर्थात ये हुआ कि विधायिका एवं कार्यपालिका में क्या होता है, आपसी जुड़ाव होता है, उनकी शक्तियों में मिलन होता है। लेकिन अगर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात की जाए तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है शक्ति का पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर होने का क्या तात्पर्य, यहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों के अंदर यहाँ पे ये विधायिका है और ये कार्यपालिका है, इनके बीच में किसी भी प्रकार का जुड़ाव नहीं होता है, इनके बीच में किसी भी प्रकार का जुड़ाव नहीं होता है। जबकि हमने जब संसदीय प्रणाली देखी, संसदीय प्रणाली में हमने कौन सा डायग्राम बनाया, ये इसका तात्पर्य है कि यहाँ पे कार्यपालिका एवं विधायिकों के बीच में क्या होता है, शक्तियों में सम्मिलन होता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में क्या होता है, शक्तियों का पृथक्करण होता है। इसका तात्पर्य है कि विधायिका के सदस्य अलग होंगे और कार्यपालिका के सदस्य अलग होंगे। जो कार्यपालिका के सदस्य होंगे वो विधायिका के सदस्य नहीं होंगे और जो विधायिका के सदस्य होंगे वो कार्यपालिका के सदस्य नहीं होंगे। और उनका कार्यकाल भी क्या होता है साथियों, अलग अलग होता है। विधायिका का कार्यकाल अलग होता है और कार्यपालिका का कार्यकाल अलग होता है। अगर हम यूएसए के राष्ट्रपति की बात करें तो उनका कार्यकाल सुनिश्चित है 4 वर्ष, क्या है 4 वर्ष। जबकि जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकाल सुनिश्चित नहीं होता है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली में प्रतिदिन के उत्तरदायित्व का कॉन्सेप्ट चलता है। इसका तात्पर्य है कि वहां पे जो मंत्रिपरिषद है या प्रधानमंत्री है उसका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो वहां पे था साथियों कैबिनेट का शासन। उसमें क्या था, संसदीय शासन प्रणाली में क्या था, कैबिनेट का शासन था। जबकि यहाँ पे क्या होता है, एक व्यक्ति का शासन होता है। क्या होता है, एक व्यक्ति का शासन होता है और वो व्यक्ति ही क्या करता है, अपनी टीम का चयन करता है। वो व्यक्ति क्या करता है, राष्ट्रपति क्या करता है, अपनी टीम का चयन करता है। और जो प्रेसिडेंट है उसी प्रेसिडेंट के अधीन वहां पे क्या थे साथियों, सभी मंत्री क्या थे, समकक्ष थे। जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली में सभी मंत्री क्या थे साथियों, समकक्ष थे। लेकिन यहाँ पे मंत्री क्या होते हैं, राष्ट्रपति के अधीन रहकर कार्य करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे माना जाता है एक व्यक्ति का शासन माना जाता है। तो उसके अलावा यहाँ पे एकल कार्यपालिका का कॉन्सेप्ट चलता है। इसकी सबसे मुख्य जो विशेषता, जो मुख्य लाभ है इसका, कि इसके अंदर क्या होता है, निश्चित कार्यकाल होता है। इसके अंदर विधायिका एवं कार्यपालिका का क्या होता है, निश्चित कार्यकाल होता है। लेकिन इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना की क्या होती है, कमी होती है। लेकिन संसदीय जो शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली की जो सबसे मुख्य विशेषता है वो है सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना। लेकिन सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना में क्या होता है, उसमें प्रतिदिन का उत्तरदायित्व भी होता है, इसीलिए वहां पे क्या होता है, कार्यकाल सुनिश्चित नहीं होता है। तो ये हमने जानने का प्रयास किया कि संसदीय प्रणाली का तात्पर्य क्या होता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का तात्पर्य क्या होता है। अब साथियों, जब अगली क्लास से हम संसद के बारे में पढ़ेंगे या जब हम संसद के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की जब शक्तियां पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री की जब शक्तियां पढ़ेंगे या मंत्रिपरिषद के जब कार्य पढ़ेंगे, तो हमारे मस्तिष्क पटल में या जो हमारे माइंड में जो कॉन्टेक्स्ट चलना चाहिए, वो कॉन्टेक्स्ट हमेशा ये रहना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, संसदीय व्यवस्था पढ़ रहे हैं, हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं। तो जो कॉन्सेप्ट होंगे वो उसी प्रकार के कॉन्सेप्ट होंगे आगे, जिस प्रकार से संसदीय प्रणाली की जो विशेषता है। तो नंबर 1 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। उसमें बोला है कि जो संसदीय शासन व्यवस्था है, यानी कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कौन सी विशेषता है। तो नंबर 1 की बात करते हैं कि न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अभी मैंने बताया कि जो लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां होती है, उस लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में वहाँ की जो लेजिस्लेचर होती है और वहाँ की जो एग्जीक्यूटिव होती है, उनके रिलेशन के बेसिस पे क्या बनाया जाता है, 2 प्रकार की शासन प्रणालियां होती है। एक शासन प्रणाली होती है संसदीय शासन प्रणाली और दूसरी शासन प्रणाली होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो यहाँ पे हमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में रिलेशन को देखना है। क्वेश्चन 1 में ए ऑप्शन में बोला है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऐसा तो नहीं पढ़ा हमने, क्योंकि इसमें रिलेशन किस में चलता है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में चलता है।
नंबर बी ऑप्शन की बात करें तो कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कार्य हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच में जो संबंध होते हैं, उन्हीं संबंधों के आधार पर संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है। उसके बाद में बोला है कि कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, और डी ऑप्शन में बोला है कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। मैंने जो आपको चार्ट बना के बताया, मैंने क्या बताया कि जनता अपनी सत्ता या अपनी शक्ति किसको ट्रांसफर करती है, वो जनप्रतिनिधियों को ट्रांसफर करती है। जनप्रतिनिधि कहाँ पे बैठते हैं, संसद में जाके बैठते हैं, और इसी संसद में से किसका गठन होता है, कार्यपालिका का गठन होता है। क्या होता है, कार्यपालिका का गठन होता है। ये कार्यपालिका क्या होती है, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि संसद या विधायिका का क्या होता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, इसका तात्पर्य है कि कार्यपालिका संसद के अंडर कार्य करती है। कार्यपालिका क्या करती है साथियों, संसद के अंडर में रहकर कार्य करती है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो बोल रहा है कि विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो संसद का क्या होता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, या विधायिका का क्या होता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसके अंदर सिंपल आपको क्या पूछा गया है कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसकी कौन सी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, यानी कि वही सिंपल क्वेश्चन आपको वापस क्या पूछा गया है कि संसदीय शासन प्रणाली की कौन सी विशेषता है। नंबर ए की बात करें तो संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। ऐसा तो अभी हमने जो विशेषताएं पढ़ी हैं उनमें ऐसा होता होगा, लेकिन यह संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। उसके बाद में सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। अभी वापस बता देता हूं कि ये जनता क्या करती है, अपनी शक्ति किसको देती है साथियों, संसद में जो जनप्रतिनिधि बैठे होते हैं उन जनप्रतिनिधियों को शक्ति देती है, और संसद में से ही किसका गठन किया जाता है, सरकार का गठन किया जाता है। और ये सरकार क्या होती है, सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, और जब चाहे संसद क्या कर सकती है, इस सरकार को अविश्वास प्रस्ताव की सहायता से हटा भी सकती है। तो ऑप्शन में क्या बोला गया कि ये सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगर हम बात करें आर्टिकल 75 का क्लोज 3, उसमें यह बोला गया है कि जो हमारी मंत्रिपरिषद है वो मंत्रिपरिषद क्या होगी, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो यहाँ पे अगर लोकसभा नहीं लिखा है तो क्या सही हो जाएगा साथियों, संसद भी सही हो जाएगा, और उसके द्वारा हटाई भी जा सकती है। हाँ, हटाई कैसे जा सकती है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाई भी जा सकती है। किसको हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, सरकार को हटाया जा सकता है किसके द्वारा, लोकसभा के द्वारा या संसद के द्वारा। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है, ये इंफॉर्मेशन सही है, लेकिन ये संसदीय विशेषता नहीं है कि सरकार क्या होती है, लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है। हाँ साथियों, एक मिनट, इसको वापस देखो, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित नहीं होती है, अपितु किसके द्वारा निर्वाचित होती है साथियों, कि जनता क्या करती है, अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है, और उन जनप्रतिनिधियों की सहायता से किसका निर्वाचन किया जाता है, सरकार का निर्वाचन किया जाता है। सरकार लोगों के द्वारा सीधे रूप से कहां पे निर्वाचित होती है, जहां पे अध्यक्षात्मक प्रणाली होती है। जिस प्रकार से अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति क्या होते हैं साथियों, शासन के प्रमुख होते हैं, तो उनका जो चुनाव होता है वो सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। वहां पे जो कॉलेजियम सिस्टम चलता है उसके द्वारा किया जाता है, और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। जनता के द्वारा सरकार को नहीं हटाया जा सकता है। सरकार को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, सरकार को जनता के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो लोकसभा में बैठे होते हैं, उनके द्वारा हटाया जा सकता है। उसके बाद में सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है। ये बात सही है, हमने देखा कि संसद में से ही क्या चुनी जाएगी, सरकार चुनी जाएगी, किंतु निर्धारित समयावधि से पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। ऐसा नहीं है साथियों। भारत में किस प्रकार का संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, और संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, प्रतिदिन का उत्तरदायित्व होता है। क्या होता है, प्रतिदिन का उत्तरदायित्व होता है। इसका तात्पर्य है कि जो हमारे मंत्रिपरिषद है या जो प्रधानमंत्री हैं, उनका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, 365 दिन में उनको कभी भी हटाया जा सकता है। तो ये सेकंड लाइन क्या हो जाएगी, इसकी गलत हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। यानी कि ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, भारत की हमारे सिलेबस में जो लिखा हुआ है भारतीय संविधान की विशेषता, उससे रिलेटेड है। तो कौन सी विशेषता है या नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन में दे रखे हैं और उसमें दे रखा है कि हमारे देश में जो शासन का जो स्वरूप है, उस शासन का स्वरूप में कौन सा स्वरूप हमने अपनाया है और कौन सा स्वरूप नहीं अपनाया है। नंबर 1 की बात करें तो हमने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है। उसके बाद में हमने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई नहीं है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ पे चलती है साथियों, यूएसए में चलती है। और संसदीय शासन प्रणाली जो हमने ली है वो कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। उसके बाद में स्वतंत्र न्यायपालिका है, हमारे देश के अंदर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका को अपनाया गया है। हमारी जो न्यायपालिका है वो किस प्रकार की न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है। उसके बाद में क्या है, संघात्मक सरकार यानी कि संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। कि कौन सी प्रणाली को अपनाया गया है, संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और संघीय शासन प्रणाली में क्या चलता है, शक्तियों का विभाजन। शब्दों को ध्यान से देखें कि यहाँ पे है शक्तियों का विभाजन। जबकि हम जब संसदीय प्रणाली देख रहे थे तो वहां पे हमने देखा था क्या होता है, शक्तियों का पृथक्करण और शक्तियों का सम्मिलन, वो चलता है संसदीय शासन प्रणाली के अंदर। लेकिन शक्तियों का जो विभाजन यानी डिवीजन ऑफ पावर कहाँ पे चलता है, फेडरल कॉन्सेप्ट के अंदर चलता है। तो इसमें पूछा है कि सही नहीं है, तो नहीं है तो भारत के अंदर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत के अंदर किस प्रकार की गवर्नमेंट को अपनाया गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है या पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है, ऐसा क्यों, यानी कि कौन सी विशेषता है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम से रिलेटेड है। कि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, ये तो सही है कि जनता के द्वारा क्या होता है साथियों, जनता के द्वारा जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन जनप्रतिनिधियों का क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। और ये जनप्रतिनिधि क्या कहाँ पे जाके बैठते हैं, संसद में बैठते हैं। ये स्टेटमेंट सही है लेकिन ये संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है साथियों। ये क्या है, ये स्टेटमेंट सही है लेकिन ये संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। अगर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी होती है तो वहां पे जो निम्न सदन होता है उस निम्न सदन का निर्वाचन तो जनता के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। उसके बाद में संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, बात तो सही है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन ये बात क्या नहीं है, ये जो स्टेटमेंट है ये संसदीय प्रणाली की विशेषता को नहीं बताता है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद में राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है तो उसको भंग नहीं किया जा सकता है। लेकिन वो क्या नहीं है साथियों, संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, वो क्या नहीं है, संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो 3 गलत हो गए तो 4 नंबर वैसे ही सही हो जाएगा। क्या लिखा है देख लेते हैं कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें उसका आर्टिकल 75 का क्लोज 3 ये बोलता है कि मंत्री परिषद क्या होगा साथियों, मंत्री परिषद क्या होगी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो यही जो उत्तरदायित्व की भावना है या जो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व की जो भावना है वो ही किसकी विशेषता होती है, संसदीय शासन प्रणाली की जो मुख्य विशेषता होती है। इसके अंदर क्या चलता है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत चलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ है, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली का प्रमुख लाभ क्या है। अभी मैंने बताया कि संसदीय शासन प्रणाली होती है उसका प्रमुख लाभ ये होता है कि उसमें उत्तरदायित्व की भावना पर अधिक ध्यान दिया जाता है। जबकि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उस अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पर मुख्य फोकस किस पर होता है, स्थायित्व पर होता है। तो गेम 2 ही चीजों का है साथियों, एक में है उत्तरदायित्व, एक में क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है, दूसरे में क्या होता है, स्थायित्व है। उत्तरदायित्व भी कौन सा उत्तरदायित्व है, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। अब देख लेते हैं कि ये पूछा गया है कि संसदीय स्वरूप में जो शासन है उसका प्रमुख लाभ क्या है, कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। कार्यपालिका एवं विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कहाँ पे कार्य करते हैं, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया जाता है। अर्थात ये हुआ कि विधायिका एवं कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं वो अलग अलग होगी, वहाँ पे फ्यूजन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है।
तो ये तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये नीति को निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी प्रदान करता है और ये अधिक दक्ष है। अगर हम बात करें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मैंने अभी आपको बताया कि साथियों इसमें क्या होता है, स्थायित्व पर मुख्य फोकस किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो शासन का अध्यक्ष होता है या जो संविधान का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, उसका कार्यकाल क्या होता है, सुनिश्चित होता है। जब कार्यकाल सुनिश्चित होता है तो जो उनके द्वारा जो नीतियाँ बनाई जाएगी उन नीतियों में क्या बनी रहेगी साथियों, निरंतरता बनी रहेगी। उस नीतियों में क्या बनी रहेगी, निरंतरता बनी रहेगी। उसके अलावा दक्ष इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उनका चयन करता है और राष्ट्रपति ये प्रयास करता है कि जो मंत्री हो वो अपने क्षेत्र के क्या हो, विशेषज्ञ हो, और जब विशेषज्ञ होंगे तो वो क्या होंगे, अधिक दक्षतापूर्ण कार्य करेंगे। तो ये जो विशेषता लिखी है ये लाभ किसका बताया गया है, ये लाभ बताया गया है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का। क्यों, अध्यक्षात्मक प्रणाली के अंदर क्या होता है, कार्यकाल सुनिश्चित होने के कारण नीतियों में भी निरंतरता रहती है और वहां पे किचन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट चलता है, अर्थात राष्ट्रपति क्या करता है, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है। वो व्यक्ति संसद का वहां पे सदस्य होना जरूरी नहीं होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें क्या बताना है, संसदीय स्वरूप, शासन का जो स्वरूप है उसका लाभ बताना है। सी ऑप्शन की बात करें तो बोला गया है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। सही है। अभी मैंने बताया कि संसदीय शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि इसमें जो सरकारें होती हैं, जो कार्यपालिका होती हैं, वो कार्यपालिका क्या होती है, संसद के प्रति या लोकसभा के प्रति क्या बनी रहती है साथियों, उत्तरदायी बनी रहती हैं, जवाबदेह बनी रहती हैं। समय समय पर उन जो सरकारें होती हैं उनको संसद में उपस्थित होकर क्या देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, मंत्रियों को जवाब देना पड़ता है कि उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है। निर्वाचन के बिना भी क्या किया जा सकता है, ये ऐसा होता है साथियों अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंदर अगर उस शासन के अध्यक्ष को बदलना है तो 4 वर्षों के बाद में क्या किया जाएगा, निर्वाचन करवाया जाएगा और निर्वाचन होने के बाद में भी अध्यक्ष को बदला जा सकता है। लेकिन अगर हम संसदीय शासन प्रणाली की बात करें, भारतीय शासन प्रणाली की बात करें, तो प्रधानमंत्री को क्या किया जा सकता है साथियों, कभी भी अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा द्वारा हटाया भी जा सकता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा कि संसदीय स्वरूप का प्रमुख लाभ। ये बाकी के जो लाभ बताए गए हैं ये किसके बताए गए हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बताए गए हैं। केवल कौन सा हो जाएगा, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। आर्टिकल 75 का क्लोज 3 ये बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है यानी कि जो मंत्री परिषद हैं वो क्या होंगे, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। भारत के संदर्भ में जो संसदीय शासन प्रणाली है, उस संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से जो सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं, यानी कि कौन सी विशेषताएं हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसकी है या नहीं है, वो पूछा गया। स्टेटमेंट देख लेते हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट क्या बोलते हैं कि मंत्रिमंडल के सदस्य किसके सदस्य होंगे, संसद के सदस्य होंगे। हाँ, क्यों होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या चलता है साथियों, फ्यूजन ऑफ पावर चलता है, शक्तियों का सम्मेलन चलता है। तो विधायिका में से ही किसका गठन किया जाता है, कार्यपालिका का गठन किया जाता है। जो कार्यपालिका है वो सीधे जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होती है, सीधे जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होती है। और मंत्रिमंडल के जितने भी जो सदस्य होते हैं उनको संसद का सदस्य बनना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और उसको मंत्री बना दिया गया तो उसको 6 माह के अंदर क्या लेनी पड़ेगी साथियों, संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, जो ये दर्शाती है कि उसको संसद का सदस्य बनना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वो अपने पद पर बने रहते हैं। सही बात है। अगर मान लीजिए संसद को अपने मंत्रियों पर या सरकार पर विश्वास नहीं रहे तो उस कंडीशन में लोकसभा उनके प्रति क्या लेके आ सकती है, अविश्वास प्रस्ताव लेके आ सकती है और उनको क्या कर सकती है साथियों, हटा भी सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये गलत है।
क्यों गलत है? क्योंकि राज्य का अध्यक्ष कौन है साथियों? राष्ट्रपति है। जो राज्य का अध्यक्ष ही क्या है? हमारे संविधान का अध्यक्ष। ये क्या होता है? नामात्र की कार्यपालिका होती है, जबकि जो मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, और वही क्या होता है? वास्तविक कार्यपालक के रूप में कार्य करता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। तो 1 और 2 क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। तो सही उत्तर बताना है तो 1 और 2 क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था यानी भारत के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम अपनाया गया है, उस पॉलिटिकल सिस्टम के कौन से मूलभूत लक्षण हैं? कि भारत ये एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अगर हमारे संविधान की प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल में ये बताया है कि हमने किस प्रकार के शासन के स्वरूप को अपनाया है। तो उसमें बोला गया कि हम किस प्रकार के राष्ट्र होंगे, एक संप्रभु राष्ट्र होंगे, हम समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में हमने संसदीय रूप की सरकार है, यानी कि भारत में क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये करेक्ट है, अभी हमने पढ़ा है। उसके बाद में सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। ये भी सही है, क्योंकि हमारी जो प्रियम्बल है वो प्रियम्बल क्या बोलती है? प्रियम्बल ये बोलती है कि हमारी जो शासन की जो सत्ता है वो शासन की सत्ता का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत है भारत की जनता। और ये जनता क्या करती है? अपनी इच्छाओं को डिलीवर करती है जनप्रतिनिधियों को। और जनप्रतिनिधि कहाँ पे जाके बैठते हैं? संसद में। और संसद से क्या मिलकर बनती है? सरकार। और ये सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति। और संसद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? भारत की जनता के प्रति। ये एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है। भारत के अंदर साथियों एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं है, अपितु शक्तियों का क्या है? विभाजन है। अगर हम संघीय शासन प्रणाली की बात करें तो संघीय शासन प्रणाली में हमने केंद्र और राज्य के बीच में क्या किया है? शक्तियों के विभाजन किया है। उसी प्रकार अगर हम संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो संसदीय प्रणाली में भी हमने विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में क्या किया है साथियों? कुछ शक्तियों का पृथक्करण भी किया है। अब देखो, शक्तियों का जो सम्मिलन का कॉन्सेप्ट है और शक्तियों का जो पृथक्करण का कॉन्सेप्ट है वो सापेक्षिक कॉन्सेप्ट है। हमें सापेक्षिक रूप में देखना होता है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में किस प्रकार से सेपरेशन है, उसकी तुलना में भारत में क्या है साथियों? शक्तियों का सम्मिलन है। तो भारत के अंदर एकीकृत शासन प्रणाली नहीं है, पितु क्या है? विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली है। भारत के अंदर किस प्रकार की प्रणाली अपनाई गई है? विकेंद्रीकरण शासन प्रणाली को अपनाया गया है। शासन सत्ता एक हाथों में केंद्रित नहीं होकर अनेक हाथों में केंद्रित है। भारत के अंदर कैबिनेट शासन प्रणाली है, जो भी ये दर्शाती है कि भारत में सत्ता का एक केंद्र नहीं है, अपितु अनेक केंद्र है। तो 1, 2, 3 हमारा क्या हो जाएगा साथियों? सही, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, ये हमने क्या पढ़ लिया है साथियों? संसदीय शासन प्रणाली के बारे में पढ़ लिया है। आज हमने देखा है संसदीय शासन प्रणाली का कॉन्सेप्चुअल पार्ट। लेकिन अगर हम बात करें जो हमारा सिलेबस दे रखा है, उस सिलेबस में अगर हम बात करें साथियों सिलेबस की, तो सिलेबस में हमने क्या किया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम को पढ़ा है। हालांकि प्री के सिलेबस में पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं लिखा है, लेकिन मैंने कहा कि अगर इनको पढ़ना है तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्सेप्चुअल पार्ट को पढ़ना पड़ेगा। तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को देख लिया है। लेकिन उसके बाद में पार्लियामेंट्री सिस्टम को जब हमने पढ़ा तो हमारे मन के अंदर एक भाव आया। भाव ये आया कि हमारे देश के अंदर शक्तिशाली कौन है? शक्तिशाली है संसद। जनता के बाद में शक्तिशाली कौन है साथियों? संसद है। तो इसका तात्पर्य है कि अगर राष्ट्रपति को पढ़ना है, प्रधानमंत्री को पढ़ना है, अगर आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पढ़ना है, तो सबसे पहले किसको पढ़ना होगा? सबसे पहले हमें पढ़ना होगा संसद को। तो इसका तात्पर्य है कि अगली क्लास से हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पहले हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में किसको पढ़ेंगे? उसके बाद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रधानमंत्री को पढ़ेंगे, और उसके बाद में क्या पढ़ेंगे हम साथियों? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे मुख्य रूप से ये ध्यान में रखें कि आर्टिकल की बजाय हमारा मुख्य ध्यान किस पे होना चाहिए? कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। आर्टिकल याद करना हमारे लिए सेकेंडरी होने चाहिए। तो आज की क्लास हमारी समाप्त होती है साथियों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।